जो होगी खतरनाक बीमारी जिसको कहते हैं पीएसपी, पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग, हाइपोथेका न्यूक्लियोसिंथेसाइज, एपिथेका पेरेंटल। तो ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशन देयर इज ए ग्रेजुअल रिडक्शन इन साइज ऑफ द सेल अकर्स। लेकिन अभी से तो धीरे धीरे 20-50 जनरेशन के बाद ये खत्म ही हो जाएंगे क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है। नहीं बच्चे, इसमें क्या होगा जो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन की मेजर ग्रुप्स की। तो किंगडम प्रोटिस्टा बच्चों आपको पता है 3 मेजर ग्रुप्स में को डिवाइड किया गया है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जिनको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट या स्लाइम मोल्ड्स और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, एंड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की और प्रोटिस्टियन एल्गी की। इट मेनली इंक्लूड्स बेटा क्राइसोफाइट्स, देन यूक्लिनोइड्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। अब जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं इसमें मेनली डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं जिनको गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है, गोल्डन एल्गी। बेसिक चीजें एक बार आपके लिए समराइज करता हूं। जो प्रोटिस्टा था उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? हैकेल ने सबसे पहले टर्म को इंट्रोड्यूस किया। सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इसमें इंक्लूड होते हैं जो कि एक्वेटिक है। एक लिंक है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में। बीइंग यूकैरियोटिक सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सिलिया और फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन आर प्रेजेंट। क्योंकि वैरायटी इतनी ज्यादा है कि इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। ये प्लांट लाइक भी हैं, ये फंजाई लाइक भी हैं और ये एनिमल लाइक भी होते हैं। तो पहला जो ग्रुप है दैट इज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ये तीनों ग्रुप आ जाते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट और यूक्लिनोइड। यहां पे मैं जो बता रहा हूं डायटम्स एंड डेस्मिड्स मेनली इंक्लूड किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हो गए एंड लास्टली एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो एक एक करके बात करते हैं सबकी। डिवीजन क्राइसोफाइटा। सो डिवीजन क्राइसोफाइटा में सारे के सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मराइन भी हो सकते हैं। तो मराइन और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड। गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को कहते हैं डाइएटम्स, ठीक है ना, जिनकी जो सेल वॉल है सिलिका की बनी होती है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक भी है, लेकिन ये तो क्या हो गए डाइएटम्स। और जो दूसरा ग्रुप है इसमें, जो दूसरा जो डिवीजन है मेन इसमें दैट इज डेस्मिड्स। तो डाइएटम्स एंड डेस्मिड दो मेजर ग्रुप इसमें आ जाते हैं। अलग अलग शेप, अलग अलग स्ट्रक्चर्स इनकी हो सकती हैं। ये सर्कुलर हो सकते हैं, दे कैन बी इलोंगेटेड, बोट शेप्ड और ट्रायंगुलर इन शेप। मेन चीज जो यहां पर आती है कि इसको क्लास बैसिलेरियोफाइसी में इंक्लूड किया जाता है। क्लास इज बैसिलेरियोफाइसी। इसमें 5000 से ज्यादा स्पीशीज इंक्लूडेड है। तो डाइएटम्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की एक बार हम बात कर लेते हैं। मेन फीचर्स की अगर हम बात करें डाइएटम्स में, तो सबसे पहला जो फीचर आता है वही कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें फ्लैजिला नहीं होता। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई फ्लैजिला नहीं है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे एब्सेंट है। तो सबसे पहला फीचर तो यही हो गया इसका। दूसरा, सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन कॉलोनीज बना सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। एक्वेटिक फॉर्म्स हैं या टेरेस्ट्रियल है, मोइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलेंगे। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ये पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। जो एक्वेटिक सिस्टम्स हैं वहां पे पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करेंगे। जहां पे पोल्यूशन होगा वहां पे नॉर्मली ग्रो नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पे इनका होता है दैट इज, जस्ट ए सेकेंड, ये वाला फीचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
जो बॉडी है, जो सेल वॉल है, वो सिलिका की बनी होती है, और सिलिका की बने होने की वजह से ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होती। इस सेल वॉल में दो हाफ होते हैं। ऊपर का जो पार्ट होगा वो एपिथिका कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा? एपिथिका। और नीचे का जो पार्ट है उसको कह देते हैं हाइपोथिका। सो एपिथिका एंड हाइपोथिका दो पार्ट है। जैसे साबुनदानी आपने देखी है, ऊपर का पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, नीचे का पार्ट छोटा होता है। तो जैसे सोप बॉक्स है उसकी तरह ये फिट हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है ना। और क्योंकि सिलिका लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो सेल वॉल बहुत हार्ड भी होती है, जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होती, इवन आफ्टर डेथ, नॉट डिस्ट्रॉयड इवन आफ्टर डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो उससे क्या फायदा मिला? उससे क्या हो जाता है कि ये जो एक्वेटिक सिस्टम है उसके बॉटम में इस तरह से लेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं जो डेड आइटम्स होते हैं, और वो जो रॉक्स बनती हैं उस डिपोजिशन की वजह से उनको कहते हैं डाई एटोमोलाइट और डाई एटोमियस अर्थ, या एक और यूनिक वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है किसलबर्ग, KEISCLGR, ये वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। अब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि प्लांट लाइफ प्रोटिस्ट है ना, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहां पे प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मेनली जो प्लांट्स में होते हैं उसके सिमिलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, जिनको हम ज़ैंथोफिल्स भी कहते हैं। और इसीलिए ये कैसा होता है? गोल्डन कलर का, गोल्डन एल्गी इसीलिए कहा जाता है इसको। क्राइसोफाइट्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ओशन के मेन प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं। जो रिजर्व फूड मटेरियल है, जो स्टोर्ड फूड होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स या ल्यूकोसोलिन, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। ल्यूकोसोलिन या ऑयल की फॉर्म में ये मेनली स्टोर हो जाता है, ल्यूकोसोलिन सॉरी। या वोलेटिन ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मेनली अकर्स बाय नंबर वन बाइनरी फिशन, कि जहां पे यूनिकनेस आपको देखने को मिलेगी। क्या यूनिकनेस होगी? देखिए मैंने बताया था ऊपर का जो हाफ होता है दैट इज नोन एज एपिथिका, नीचे का जो पार्ट होगा दैट इज हाइपोथिका। तो जब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना बेटा, तो जो डॉटर सेल है वो वन हाफ पेरेंट का रिटेन करेगी। तो मान लीजिए इसमें हो रहा है बाइनरी फिशन, सो एपिथिका ऑफ पेरेंट वन हाफ हो गया, और जो हाइपोथिका है वो नया सिक्रीट होगा। हाइपोथिका इज न्यूली सिंथेसाइज्ड, न्यूली फॉर्म्ड। इससे क्या होगा कि जो दो डॉटर सेल है वो उसमें से एक थोड़ी सी स्मॉलर होती है पेरेंट सेल से। जो नई डॉटर सेल है उसमें एक थोड़ी सी छोटी होती है पेरेंट सेल से। तो ये दोनों की दोनों डॉटर सेल्स बन गई। हाइपोथिका न्यूली सिंथेसाइज्ड, एपिथिका पेरेंटल। तो ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशन देयर इज ए ग्रेजुअल रिडक्शन इन साइज ऑफ द सेल अकर्स। लेकिन अभी से तो धीरे धीरे 20 30 50 जनरेशन के बाद ये खत्म ही हो जाएंगे क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है। नहीं बच्चे, इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल साइज है वो रिस्टोर होता है। नॉर्मल साइज इज रिस्टोर्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ rejuvenescent cells, formation of rejuvenescent cells, या
जो फ्रुस्ट्यूल है उनकी एक्सट्रैक्शन हो जाती है, प्रोटोप्लास्ट की ग्रोथ हो जाएगी और न्यू फ्रुस्ट्यूल सिक्रीट हो जाएंगे लार्जर साइज के, न्यू फ्रुस्ट्यूल हो लार्जर साइज। ठीक है, तो पोल्यूशन इंडिकेटर है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, फ्री फ्लोटिंग है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, सेल वॉल सिलिका की बनी होती है, रिजर्व फूड ऑयल और ल्यूकोसिन की फॉर्म में होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से इनको गोल्डन एल्गी कहा जाता है। मूवमेंट जो मेनली होगा वो फ्री फ्लोटिंग होगा। डाई एटम्स में एक और टाइप से भी रिप्रोडक्शन होता है जिसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो ये तो बाइनरी फिजन था, दूसरा टाइप है स्पोरुलेशन के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और उन स्पोर्स को कहते हैं ऑक्सोस्पोर्स। सिलिका की सेल वॉल डिकम्पोज नहीं होती डेथ के बाद भी, डायटोमिया सहित बनती है, मेन या चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ठीक है, ये रिजेंबल करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स को, आगे हम देखेंगे, दे रिजेंबल्स डायनोफ्लैजिलेट्स, क्योंकि यहां पर भी क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन। तो फ्यूकोजेंथिन की वजह से दे रिजेंबल डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है बेटा, तो एक जो एस्टिमेट में बताऊं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो जो हाफ से भी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है जो वर्ल्ड में सिंथेसाइज होता है वो डाई एटम्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आर फूड टू एनिमल्स। और डाई एटम्स की जो सेल्स होती हैं, जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, वो भी डिप्लॉयड होती है। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अगर कोई आपसे पूछे तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है डाई एटम्स की, व्हाई दे आर इंपोर्टेंट, जल्दी से बताइए यार। आपको मैंने इतनी सारी चीजें अभी तक बता दी है। सबसे पहले इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या आएगी, फूड टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है इनसे। तीसरा डायटोमियस अर्थ। ठीक है, तो जो आज जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं दे आर डिकेड बॉडीज ऑफ पास्ट डाई एटम्स, ऐसा माना जाता है। उसके अलावा ये इनर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते, इसलिए इनको शुगर की फिल्ट्रेशन में, इनको मेटल पॉलिशेस में, इनको अल्कोहल इंडस्ट्री में, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में इनको यूज किया जाता है। पुराने टाइम में ना बेटा, पुराने टाइम में जो डायनामाइट था, डायनामाइट होता है ना एक्सप्लोसिव, या जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता था। बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट है, इट इज वेरी गुड इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको पता है क्या होता है, कि जो खुद में कोई चेंज नहीं लाता लेकिन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंप्रूव कर देता है। इंसुलेशन मटेरियल होता है रेफ्रिजरेटर्स में, बॉयलर्स में, फर्नेसेस में, साउंड प्रूफ रूम यूज करने बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो बहुत सारे यूज है इसके, क्लीनिंग एजेंट है टूथपेस्ट में, मेटल पॉलिशेस में यूज किया जाता है। तो दीज आर ऑल यूजेज ऑफ डाई एटम्स। ठीक है बेटा, अब दूसरा मेजर ग्रुप जो इसमें आता है दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। तो क्राइसोफाइट्स आपके लिए एक बार मैं समराइज कर दूं कि क्राइसोफाइट्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेश वाटर और मैराइन ऑर्गेनिजम्स में मिल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक फ्री फ्लोटिंग है, प्लैंक्टन्स की तरह रहते हैं, फोटोसिंथेटिक है क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, डायटम और गोल्डन एल्गी इसमें मेनली आते हैं। डायटम्स है सिंगल सेल, सेल वॉल सिलिका की बनी होती है जिसको फ्लूस्टूल कहते हैं, दो हाफ है एपिथिका एंड हाइपोथिका। ठीक है बच्चे मेरे, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको, कोई समस्या है आपको, नहीं है? चले आगे, बोलो 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 फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। 1 मिनट के लिए मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। डायटम
में कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। अब नहीं है, शैल वी मूव फॉरवर्ड। ठीक बच्चों, अब हम आ जाते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। सेकंड मेजर ग्रुप इज डायनोफ्लैजिलेट्स। वो सारे प्रोटिस्ट जिनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। ये सारे एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सिरेटियम हो गया, नोक्टिलिका हो गया, गोनोलैक्स हो गया, ये सारे के सारे जिनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, दे आर नोन एज डायनोफ्लैजिलेट्स। तो फीचर्स से स्टार्ट करते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला फीचर, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा कि प्रोटिस्ट विद टू फ्लैजिला। ये सब नाम यही शो करता है, मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा। एक्वेटिक में मराइन है जो कि सरफेस ड्वेलर्स हैं, सरफेस पे मिलते हैं। अलग अलग कलर होगा इसका, येलो कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है, ब्राउन ब्लू हो सकता है। वो डिपेंड करेगा पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है उनकी सेल्स में, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन डिवीजन पायरोफाइटा। डिवीजन पायरोफाइटा में इनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है बेटा। फिर अगले फीचर की बात करें तो ये है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होने के साथ साथ मोटाइल है, क्योंकि दो दो फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक बच्चे। अब कुछ जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनको जूजेंथी कहा जाता है। जूजेंथी, क्यों जूजेंथी कहते हैं इनको? क्योंकि ये बहुत सारे मराइन प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में मिलता है, सिलिएट्स, रेडियोलेरियंस, फोर्मिनिफेरंस और इवन इन्वर्टिब्रेट्स में जैसे स्पॉन्जेस हो गए, कोरल्स हो गए, उनमें भी ये देखने को मिलता है। ठीक है बेटा। अब जो सेल्स हैं, यहां पर भी सेल में क्या होगी, जो कवरिंग होगी उसको क्या कहेंगे? थीका। सॉरी, थीका। ये कवरिंग क्या कहलाती है? थीका और लोरिका। अब कई केसेस में ये बड़ी ब्यूटीफुल से स्कल्पचरिंग होती है, बहुत सुंदर से दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स होती हैं, या तो किसकी होंगी? पैक्टिन की, या होंगी सेलुलोज की। तो उन सेलुलोजिक या पैक्टिन की प्लेट्स की वजह से बहुत सुंदर दिखते हैं, आर्टिकुलेशंस होती हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, इसलिए उनको आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। दे आर आल्सो नोन एज आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स। देखिए ना कितना सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जो दो फ्लैजिला हैं, दो फ्लैजिला में से एक होता है, अभी मैंने बताया था कौन सा, ट्रांसवर्स, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल। दो फ्लैजिला हैं इसलिए इसको हेट्रोन फ्लैजिलेशन भी कहा जाता है, ड्यू टू टू डिफरेंट फ्लैजिला। ट्रांसवर्स फ्लैजिला रिबन लाइक हो सकता है। अब दोनों के दोनों फ्लैजिला, जैसा कि आप यहां पर भी देख रहे हैं बेटा, दोनों के दोनों फ्लैजिला जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अगर एक नॉर्थ में जा रहा है तो दूसरा साउथ में जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में। इसी की वजह से जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो स्पिन करते हैं। स्पिनिंग ऑफ डायनोफ्लैजिलेट इज ड्यू टू दिस टू डिफरेंट फ्लैजिला। तो जब वो स्विम कर रहे हैं वाटर में, तो जो स्पिनिंग है वो इसी की वजह से होती है। एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेल में, यहाँ पे इंटरफेस में कंडेंस्ड क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, इंटरफेस कंडेंस्ड क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस में ना तो हिस्टोन प्रोटीन होंगे, ना यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होगा। तो जो न्यूक्लियर डिवीजन है, इट अकर्स बाय साइटोप्लाज्मिक चैनल्स। थोड़ा सा यूनिक होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक चैनल के हेल्प से यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा। जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ऑफ बैक्टीरिया की वजह किस तरह से होगा,
अब अगला कैरेक्टर, जो स्टोर्ड फूड है ना, वहां पे क्या था, ऑयल या लिकोसोलिड था, यहाँ पे स्टार्च एंड ऑयल्स। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाट यू से नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं प्यूसूल। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्यूसूल इज प्रेजेंट, जो फ्लैजिला है ना उसके बेस पे, ये यहां से फ्लैजिला निकल रहा है, तो फ्लैजिला के बेस पे नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्यूसूल इज प्रेजेंट। इस प्यूसूल में होते हैं वेसिकल्स। तो ये ओस्मो रेगुलेशन, आपको पता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ओस्मो रेगुलेशन हेल्प करते हैं, तो ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो ओस्मो रेगुलेशन में, फ्लोटेशन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात कर लें। अब जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जैसे गोनोलैक्स, दे आर पॉइजनस टू वर्टिब्रेट्स। ये क्या करते हैं, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इस टॉक्सिन का नाम है सेक्सीटॉक्सिन, सी वाटर में, जिससे ये टॉक्सिन किल कर देता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, फिशेज और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को। तो मराइन शेलफिश जो है ये इनको कंज्यूम करती हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करती हैं। तो उस वजह से जो पॉइजनस सब्सटेंस है, जो टॉक्सिन है, उनकी बॉडी में एंटर कर जाता है। अब ये पॉइजन फिशेज के लिए हार्मफुल नहीं है, इट इज नॉट हार्मफुल टू फिशेज, लेकिन जब ह्यूमन बींग्स इसको कंज्यूम करेंगे, ऐसे फिश को जिसमें ये टॉक्सिन है एंड इट इज यूज्ड बाय, इट इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स, तो उससे क्या होगा, उससे होगी खतरनाक बीमारी जिसको कहते हैं पीएसपी, पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग। पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय डायनोफ्लैजिलेट्स। ये बिल्कुल सीरियस हो जाती है, ठीक है ना बेटा। रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन के थ्रू होगा, सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू होगा, सिस्ट बनती है। और कुछ डायनोफ्लैजिलेट हैं जैसे सिरेटियम, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप का हो सकता है या अनआइसोगैमी होती है। अगर दोनों के दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, ये तो थोड़ा सा डिफर कर गए, दोनों के दोनों अगर एक जैसे हैं तो क्या कहलाएगा, आइसोगैमी। और एक गैमेट दूसरे गैमेट से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, अनआइसोगैमी। ऑलरेडी मैं कैरेक्टरिस्टिक में बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। तो इसके 3 रिप्रेजेंटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल है नॉक्टिलिका, दूसरा एग्जांपल है गोनोलैक्स जिसको मैंने अभी बताया, सेल पीएसपी, ठीक है ना। और तीसरा है पायरोसिस्टिस। ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सिरेटियम भी यूनिक है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉक्टिलिका क्या करेगा, ये कलरलेस डायनोफ्लैजिलेट है। सबसे पहली बात तो बेटा इट इज कलरलेस, ठीक है। सिस्ट फॉर्मेशन होती है इसमें, सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करता है। अब ये क्या करता है, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि फिशेस को किल करती है। ऐसा होता है। ये फीचर तो सर आपने गोनोलैक्स का बताया था, बिल्कुल बेटा ये गोनोलैक्स का ही है। ये तो शो करता है क्या, ये तो क्या शो करता है, ये करके दिखाओ। ये
बहुत सुंदर लगता है, बायोल्यूमिनिसेंस शो करता है, बायोल्यूमिनिसेंस शो करता है। क्या होता है कि लाइट एमिट करता है अपनी बॉडी से। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से ये कलर प्रोड्यूस करता है, जिसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये क्या है? ग्रेनुलेक्स है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से ESP डिजीज हो रहा। इसके अलावा इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड, है ना, रेड टाइड प्रोड्यूस करता है। वो टॉक्सिन है, रेड कलर का होता है कि पूरा पूरा एक्वेटिक सिस्टम उसमें कवर हो जाता है। नॉक्टुलिका को बेटा सी घोस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो जो कलर है, जो लाइट है, उसकी वजह से लोगों को लगता है, लोग फील करते थे पुराने टाइम में कि इट इज अ घोस्ट। और पूरा का पूरा जो ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेट्स का, इसको फायर एल्गी कहते हैं, बिकॉज ग्लोइंग लाइट, बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से जो लाइट होती है वो फायर जैसी अपीयर होती है ना। तो ये इंपोर्टेंट या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस थी डायनोफ्लैजिलेट्स की, सिरेटियम, ग्रेनुलेक्स एंड नॉक्टुलिका, नाइट लाइट जिसको कहते हैं नॉक्टुलिका को। तो अभी तक हमने बात कर ली डायटम्स की, हमने बात कर ली डायनोफ्लैजिलेट्स की, अब हम बात करते हैं यूग्लिनोफाइट्स की। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में, दैट इज यूग्लिना लाइक फ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स। डिवीजन यूग्लिनोफाइटा, ऐसा ग्रुप है यूग्लिनोइड्स का, ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें क्लोरोफाइलोस और नॉन क्लोरोफाइलोस फ्लैजिलेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको फाइलम या डिवीजन यूग्लिनोफाइटा में रखा जाता है। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहली बात जो आती है, नॉन मोटाइल है। आप कहोगे सर कैसे नॉन मोटाइल है? स्ट्रक्चर में तो क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो नॉन मोटाइल कैसे हो गए? बड़ा कंफ्यूजन सा है इनका मामला, कि पहले इनको प्रीवियसली इनको रखा जाता था प्लांट किंगडम में। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है उनकी, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो उनको प्लांट्स में रख दिया। लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती, तो बेचारों को वहां से निकाल दिया और कहां पे रख दिया कि आप तो चलो जी एनिमल किंगडम में। लेकिन अब ये घर के नए ना घाट के, ना ये प्लांट किंगडम में है, ना ये एनिमल किंगडम में है। जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें इनको प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज में मिलते हैं, लेकिन कई बार डैम्प सोइल में या ब्रैकिश वाटर में भी देखे गए हैं। अब ये सनलाइट में तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन जब लाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रोप की तरह काम करते हैं। तो जब सनलाइट होगी तो ऑटोट्रोप्स हैं, अदरवाइज ये हेटरोट्रोप की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। तो दोनों फीचर्स हो गए इनमें। स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो इट इज समवट लाइक दिस। एक लंबा सा फ्लैजिला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आई स्पॉट आपको देखने को मिल जाएगा। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसी के लिए मैंने बनाया कि एक एक करके फीचर्स की बात करेंगे, पेलिकल कहलाती है। तो जो एंटीरियर एंड है वहां पे एक कैविटी प्रेजेंट है, दिस कैविटी इज नोन एज रिजर्वायर। अब यूग्लिनोइड्स में भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। तो यहाँ पे भी दो फ्लैजिला है, लेकिन शॉर्ट फ्लैजिला विजिबल नहीं होता। फ्लैजिला जहां से अराइज होता है उस पार्ट को कहते हैं बेसल ग्रेन्यूल, दैट पार्ट इज नोन एज बेसल ग्रेन्यूल या ब्लेफारोप्लास्ट। तो बेसल ग्रेन्यूल ही मैं लिख देता हूं आपके लिए। अब जो स्मॉल फ्लैजिला है उस पे हेयर्स होते हैं, तो इस तरह से जब हेयर होंगे तो उसको टिंसल टाइप फ्लैजिला कहा जाता है, दैट इज नोन एज
टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला। एपिकल एंड में मैंने बताया एक रिजर्वोयर, एक कैविटी प्रेजेंट है, और इस कैविटी में 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है वो क्या कहलाएगा? साइटोस्टोम, विच रिप्रेजेंट्स माउथ। जो मिडिल पार्ट है उसको कह देंगे साइटोफेरेंक्स। माउथ के बाद क्या आता है? फेरेंक्स आता है एलिमेंट्री कैनाल में, या गुलेट या कैनाल होती है। और जो तीसरा पार्ट है दैट इज रिजर्वोयर, जो इसकी कैविटी के आगे का पार्ट है। तो साइटोस्टोम, साइटोफेरेंक्स एंड रिजर्वोयर। दोबारा से मैं एक बार आपके लिए डायग्राम बनाता हूं, ठीक है? तो ये जो ओपनिंग है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज साइटोस्टोम। इसके जस्ट नीचे ये एरिया साइटोफेरेंक्स, और ये जो कैविटी आपको दिख रही है दैट इज नोन एज रिजर्वोयर, ठीक है? अब जहां पे 2 फ्लैजिला की रूट्स मिलती हैं, अब ये एक फ्लैजिला तो यहां से बच्चों बहुत बड़ा सा निकलेगा, जिसको हम लार्ज फ्लैजिलम कहेंगे, और एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। जो बेसल ग्रेन्यूल पार्ट था वहां से फ्लैजिला अराइज हो गया। तो जहां पे ये शॉर्ट फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और दोनों फ्लैजिला जहां पे मिलते हैं वहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा या आई स्पॉट। स्टिग्मा और आई स्पॉट इज प्रेजेंट, जो रिजर्वोयर की मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। अब इसमें एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्यों मैंने बताया है? यहां पे ये एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको एस्टाजेंथिन कहते हैं। ये एस्टाजेंथिन क्या करता है? ये सिर्फ क्रस्टेशिया में मिलता है। अब ये जो है ये लाइट सेंसिटिव एरिया है, तो ये ऑप्टिमम लाइट की तरफ मूवमेंट करने में हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म का, यूग्लिना का। एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम भी आपको पता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है? होलोफाइटिक या होलोजोइक न्यूट्रिशन यहां पे देखने को मिलता है। लेकिन अभी हमने देखा था हेटरोट्रोपिक भी होते हैं, तो होलोजोइक भी है, मतलब ऑटोट्रोपिक भी है और हेटरोट्रोपिक भी है। तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? मिक्सोट्रोपिक। 2 टाइप के न्यूट्रिशन यहां पर रिपोर्ट किए गए। फोटोसिंथेटिक फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। स्टोर्ड फूड जो है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलिन बॉडीज। स्टोर्ड फूड इन द प्रेजेंस ऑफ पैरामाइलिन बॉडीज या पैरामाइलम बॉडी जिनको कहते हैं। पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में पैरामाइलम बॉडीज स्कैटर्ड होती है। पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में इस तरह से ये पैरामाइलिन बॉडीज होती है। जो आउटर कवरिंग है इट रिप्रेजेंट्स पेलिकल, है ना? बड़ा सा एक न्यूक्लियस आपको यहां पे सेंटर में देखने को मिल जाएगा। न्यूक्लियर एनालॉग परसिस्ट करेगा। पैरामाइलिन बॉडीज स्टार्च से डिफरेंट होती हैं, ग्लाइकोजन से डिफरेंट होती हैं, इसलिए वो आयोडीन के साथ स्टेन नहीं करेंगी, याद रखना। दे डज नॉट व्हाट यू से स्टेन विद आयोडीन, ठीक है? चलिए, यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई कंफ्यूजन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं, वो कहां पहुंच गया भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो फेवरेबल कंडीशन होगी ना, तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन ये शो करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, बाइनरी फ्यूजन अलग अलग टाइप का होता है। और जब कंडीशन है अनफेवरेबल तो क्या करेगा भाई? तो क्या करेगा? ये सिस्ट की वॉल बना लेगा अपने चारों तरफ और अपना टाइम पास कर देगा, ठीक? कुछ और एग्जांपल्स मैं बताऊं तो फैक्टस इसका एग्जांपल होता है।
इसके अलावा यूट्रेपिया होता है, ये यूक्लिनोइड्स का एग्जांपल है। चलिए एक बार फिर से आपको थोड़ा स्ट्रक्चर की डिटेल बताता हूं बेटा। यूक्लिना जिसको स्पिंडल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है यूक्लिना की, ठीक है ना। दिस इज यूक्लिना, जिसको हम स्पिंडल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इंपोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, पूल्स में मिलता है, या मॉइस्ट मड में मिलता है। तो फ्री लिविंग यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट है। क्योंकि यहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट हैं, so due to presence of photosynthetic pigments present, तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। लेकिन जब लाइट अवेलेबल नहीं होती तो ये हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो ऑटोट्रोपिक प्लस हेट्रोट्रोपिक ड्यूल मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं मेक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पूरी की पूरी बॉडी स्पिंडल शेप्ड है, तो स्पिंडल शेप्ड बॉडी स्ट्रक्चरली बात करें तो, इसलिए इसको स्पिंडल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और बॉडी इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बॉडी के ऊपर क्या है, ये कवरिंग किसकी है, दिस कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ और क्या प्रेजेंट है, ये इस तरह से स्ट्रिप्स, पेरिप्लास्ट की स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पेलिकल। तो ये स्ट्रिप्स जो पेलिकल की प्रेजेंट है यहां पर, वो भी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ। पेलिकल 80% प्रोटीन का बना होता है, 80% प्रोटीन है इसमें। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड कंटेंट होता है। जो ओवरलैपिंग है इन स्ट्रिप्स की, इसकी वजह से एक हेलिकल स्ट्रिएशन दिखाई देती है। ये हेलिकल स्ट्रिएशन यहां पे देखने को मिलती है। अब एंटीरियर एंड में फ्लैजिला है, तो एक्टिव स्विमिंग में हेल्प कर देता है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलता है यूग्लिना में, लेकिन दे ऑल्सो शोज क्रीपिंग मूवमेंट। क्रीपिंग मूवमेंट भी यहां पे कई बार देखने को मिलता है, जिसको मेटाबोलिक कहते हैं बेटा। क्रीपिंग मूवमेंट और मेटाबोलिक की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है बॉडी का, उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है उसको मेटाबोलिक या क्रीपिंग मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो रिजर्वोयर है, इसकी मेम्ब्रेन पे एक और टेंसर टाइप फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। तो जहां पे दोनों फ्लैजिला मिलते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, वो स्पॉट तो क्या हो गया, बेसल क्रेन्यूल, जहां से फ्लैजिला अराइज होते हैं। लेकिन जहां पे दोनों फ्लैजिला मिलते हैं, वो एरिया क्या कहलाएगा, पैरा फ्लैजिलर बॉडी या आई स्पॉट, विच इज लाइट सेंसिटिव, ठीक है। तो रिजर्वोयर के एक साइड में क्या है, रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर के एक साइड में क्या है भाई, 3 पार्ट हमने बात करी थी ना। सबसे पहले क्या होता है, साइटोस्टोम होता है, उसके बाद साइटोफेरेंक्स होता है, एंड थर्ड पार्ट इज रिजर्वोयर। तो एक एंड जो रिजर्वोयर का है, यहां पे ऑरेंज रेड कलर का स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, जो जिसको आई स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहां पे फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब रिजर्वोयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूग्लिना में, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, है ना। ऑस्मो रेगुलेशन कर दिया। अब इसमें बहुत सारी इस तरह से कैनाल्स होती हैं, जिनको कहा जाता है बच्चों फीडिंग कैनाल्स, एसेसरी वैक्यूल्स।
साइटोप्लाज्म जो है पूरा का पूरा, साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड होता है, दो एरियाज में डिफरेंशिएट हो जाता है। आउटर पार्ट जो है वो जेल लाइक है, जिसको एक्टोप्लाज्म कहेंगे। जो इनर पार्ट है वो सोल लाइक है, जिसको एंडोप्लाज्म कहेंगे। तो सोल जेल थ्योरी, सोल जेल, अंदर का सोल है, बाहर का जेल है, ठीक है ना। अब सारे के सारे, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, चाहे वो गोल्गी बॉडीज हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर लार्ज न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो लार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, पायरेनोइड्स आर प्रेजेंट, प्रोटीन बॉडीज होती है, पायरेनोइड्स आर प्रोटीन बॉडीज। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनोइड्स, पॉलीसैकेराइड्स इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलिन, जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन से डिफरेंट होता है, क्योंकि आयोडीन के साथ कलर रिएक्शन नहीं देता। तो ये बेटा बात होगी यूग्लिना की स्ट्रक्चर की। तो क्या पढ़ा आज आप लोगों ने, बताइए आज क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने। जो तीन मेजर ग्रुप्स थे प्रोटिस्टा के, कौन कौन से? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को क्या कहते हैं बताइए? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक में पहला आपने क्या पढ़ा? क्राइसोफाइट्स पढ़ा। क्राइसोफाइट्स में क्या आ गया? डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स आ गया, गोल्डन एल्गी। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा? दूसरा ग्रुप क्या पढ़ा आपने? डाइएटम्स के अलावा डाइनोफ्लैजिलेट्स की आपने बात करी, जिसमें गोनोलैक्स, नोक्टिलिका बहुत इंपॉर्टेंट थे। और तीसरा आपने पढ़ा यूग्लिनोइड्स। तो ये तीनों के तीनों प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। तीनों के हमने बॉडी पढ़ी, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, उसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होती है, हाउ दे आर हेल्पफुल, ये सारे की सारी बातें हमने देखी। इसके बाद बच्चों आएगा कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, जिनको हम क्या कहेंगे? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, और जिसमें मेनली आएंगे आपके स्लाइम मोल्ड्स। दोनों तरह के स्लाइम मोल्ड्स हम पढ़ेंगे, सेलुलर भी और एसेलुलर स्लाइम मोल्ड, ठीक है बच्चों, दोनों टाइप के स्लाइम मोल्ड्स। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई किंतु परंतु, कोई इफ बट, तो करना क्या है? बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना होता, आपको सिर्फ अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अगर चैनल पर नए हैं तो डोंट हेजिटेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, फील फ्री टू आस्क योर डाउट। पुराने वीडियोस आप 2024-25 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम तो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके लिए तैयार हैं। Whenever 24/7 you want to ask anything। एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, जो नीट 24 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर। 200 रुपीज में आप चाहे 11th और 200 रुपीज में 12th के एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। मतलब मैंने अब वहां पे मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर भी, मैंने डिफिकल्टी लेवल भी मेंशन किया हुआ है कि इजी है, हार्ड है, मीडियम है। तो अगर कोई आपका नोन है तो हर चैप्टर में 90 क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, वर्ड टू वर्ड है, और आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। जस्ट 200 रुपीज फॉर क्लास 11, 200 रुपीज फॉर क्लास 12। और उसमें भी अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है, मेरे को डायरेक्ट मैसेज करे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं अवेलेबल करवा दूंगा बच्चों। बट मेरा मोटो मेन है फ्री एजुकेशन टू ऑल द नीडी वंस। कोई बच्चा पैसे के पीछे, पढ़ाई से पीछे ना रहे, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 11th 12th का एक एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है। ये सिर्फ नॉमिनल फीस इसलिए ली गई है कि कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो वही रीजन है, इसी रीजन की वजह से हमने ये 200 रुपीज मिनिमल प्राइस रखा है इस टेस्ट सीरीज का। तो शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए।